हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा की देवकांता संतति भाग 5 का 9वां बयान। हम जानते हैं कि संतति के इस कथानक में पिशाचनाथ एक ऐसा पात्र बन गया जिसे पाठक अभी तक बखूबी नहीं समझ पाए हैं। अब क्योंकि हम अपने पाठकों को ज़्यादा उलझन में नहीं रहने देना चाहते, इसलिए यह 9वां बयान भी हमने इसी दिलचस्प पात्र से संबंधित लिखने का निर्णय किया। मगर यह बयान लिखने से पहले आपको ये भी बता देना बहुत ज़रूरी लगता है कि इस नए बयान में हम दूसरे भाग के चौथे और 5वें बयान के कथानक से आगे का हाल लिखने जा रहे हैं। आपको अच्छी तरह से याद होगा कि पिशाचनाथ ने इन बयानों में अर्जुन सिंह, नानक, प्रगति व उमादत्त से संबंधित कार्रवाइयाँ की थी। अर्जुन सिंह को रक्त कथा लाने का लालच देकर पिशाचनाथ उल्टे उनकी बेटी प्रगति को ले गया। रास्ते में प्रगति को उसने अपने आदमियों को सौंप दिया और उमादत्त को नकली प्रगति दी, जो वास्तव में पिशाचनाथ की लड़की जमुना थी। जमुना को प्रगति बनाकर उसने उमादत्त से 2000 अशर्फियाँ ठगी और 5000 अशर्फियों में अर्जुन सिंह का सौदा करके वहाँ से चला गया। अर्जुन सिंह को क्योंकि पिशाचनाथ की नीयत पर शक था, इसलिए उन्होंने अपने खास अय्यार नानक को उसके पीछे लगा दिया था। किंतु पिशाचनाथ ने नानक को भी गिरफ्तार कर लिया और अपने एक बारू सिंह नामक अय्यार को नानक बनाकर अर्जुन सिंह के पास भेज दिया। फिर उसने एक षड्यंत्र रचकर अर्जुन सिंह को बड़ा बुरा धोखा दिया। इस धोखे के अंतर्गत उसने अपने ही अय्यार बारू सिंह को झूठा और खुद को सच्चा साबित करके अर्जुन सिंह के दिमाग में ये बात बैठा दी कि नानक और प्रगति को दलीप सिंह के अय्यारों ने गिरफ्तार कर लिया। एक बार अर्जुन सिंह पिशाचनाथ के धोखे में आ गए और उसके साथ प्रगति और नानक को छुड़ाने के लिए दलीप सिंह के महल में जाने के लिए तैयार हो गए। अर्जुन सिंह बारू सिंह को तहखाने में डालने गए और पिशाच बालादवी के बहाने जंगल में आकर अपने शागिर्द से मिला। उसने अपने शागिर्द को हुक्म दिया कि जैसे ही वे लोग यहाँ से जाएं, वह कैद खाने से बारू सिंह को निकाल ले। उसके बाद जब वह थोड़ा सा आगे चला तो अपनी राह में एक टमाटर देखकर वह चौंक पड़ा। जंगल में गूंजती हुई उसके कानों में ये आवाज़ भी पड़ी थी, हमने इस तरह फूटते हुए बहुत से टमाटर देखे हैं पिशाचनाथ, इतना अब पड़ चुके हैं, अब आगे का हाल यूँ है। पिशाचनाथ को ऐसा महसूस हो रहा था मानो जंगल में गूंजने वाली ये भयानक हंसी की आवाज़ उसके कानों के पर्दे फाड़ डालेगी। उसका सारा जिस्म पसीने पसीने हो उठा था, दिल कांप रहा था। अचानक जैसे वह पागल होकर चीखा, कौन है ये हंसने वाला? अगर मर्द का बच्चा है तो सामने आए। बहुत जल्दी सामने आऊँगा पिशाचनाथ। हंसने वाले की आवाज़ जंगल में गूंज उठी। मैं जानता हूँ तू ज़्यादा तरद्दुद में है, इसलिए कि तूने तो मुझे राक्षसनाथ के तिलिस्म में डाल दिया था, फिर भला मैं कैसे तेरे सामने आ गया? तुझे इस बात में भी शक है कि मैं शैतान सिंह हूँ, लेकिन सच मान, वही शैतान सिंह हूँ जिसे तूने अपनी जान में तिलिस्म में डाल दिया था। तू मुझे बहका कर उस करामाती बंदर के पास ले गया, वहाँ मुझे धोखा देकर तूने तिलिस्म में डाल दिया। बोल, क्या मैं गलत कहता हूँ? ये गलत है, पिशाचनाथ चीखा। बिल्कुल गलत है, मैंने कभी तुम्हें तिलिस्म में नहीं डाला। जवाब में वह आवाज़ बहुत ज़ोर से हंस पड़ी। फिर बोली, मैं जानता हूँ पिशाचनाथ कि तू खुद को बहुत चालाक, होशियार और दबंग अय्यार समझता है, लेकिन तेरी होशियारी मेरे सामने बिल्कुल नहीं चलेगी। तो मुझे तिलिस्म में डालने की घटना से इसलिए मुकर्रा है क्योंकि अभी तक तुझे ये शक है कि मैं शैतान सिंह नहीं बल्कि कोई और हूँ। और इस तरीके से मैं तुझसे इस बात की हामी भरवाना चाहता हूँ कि तूने शैतान सिंह को तिलिस्म में डाला है। तुझे यही वहम है, इसलिए तू कहकर नहीं देता कि तूने मुझे तिलिस्म में डाला था। अगर तुम वाकई शैतान सिंह हो तो सामने आकर बात क्यों नहीं करते? पिशाचनाथ चीखा। शैतान सिंह मेरे सामने आकर मुझसे बात करता था, छुप कर नहीं। अगर तुम मेरे सामने आओ तो मैं तुम्हारे कई सवालों का जवाब दे सकता हूँ। मुझे तुमसे किसी तरह का जवाब नहीं लेना है। आवाज़ आई, तुम किसी और के लिए बड़े और दबंग दबंग अय्यार होगे तो होगे, मेरे लिए तो तुम एक बेवकूफ़ से ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। चिंता मत करो, मैं जल्दी तुम्हारे सामने आऊँगा। बस इन लफ्ज़ों के बाद वह आवाज़ आनी बिल्कुल बंद हो गई। पिशाचनाथ काफ़ी देर तक चीखता रहा, मगर फिर कहीं से कोई जवाब नहीं दिया गया। बहुत देर तक वह वहाँ खड़ा खड़ा ना जाने क्या सोचता रहा। फिर वहीं एक दरख्त के नीचे बैठकर तरद्दुद करने लगा। इस शैतान सिंह को तो उसने तिलिस्म में डाल दिया था, फिर यह बाहर कैसे आ गया? वह तो शैतान सिंह को तिलिस्म में डालकर निश्चिंत हो गया था कि अब कोई उसका भेद जानने वाला नहीं, मगर यह तो मामला ही उलट गया। पाठक, शैतान सिंह को तिलिस्म में डालने का हल जानने के लिए पढ़ें चौथे भाग का 6वां बयान। राक्षसनाथ के तिलिस्म में जो एक बार फंस जाता है, वह तिलिस्म टूटने से पहले कभी बाहर नहीं आ सकता। तिलिस्म अभी टूटा नहीं है, फिर शैतान सिंह बाहर कैसे आ सकता है? नहीं,
ये शैतान सिंह नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये शैतान सिंह नहीं है तो फिर कौन है? शैतान सिंह ने तो टमाटर वाला भेद किसी को बताया नहीं था, फिर ये कौन है? उसे टमाटर का भेद कैसे मालूम? कहीं ये कोई ऐसा आदमी तो नहीं जिसे टमाटर का भेद मालूम ना हो और केवल इतना ही जानता हो कि टमाटर के पीछे पिशाचनाथ की ज़िंदगी का कोई घृणित किस्सा है? हाँ, इतना तो उसने बेगम बेनज़ूर को भी बताया था। लेकिन अभी अभी उस आवाज़ ने बताया था कि ऐसे टमाटर फूटते हुए नहीं नहीं, यह आदमी बेशक टमाटर के पीछे छुपी कहानी को जानता है, वरना भला वह यह लफ्ज़ कैसे बोल देता? इन्हीं सब तरद्दुदों में खोया पिशाचनाथ उस दरख्त के नीचे बैठा था कि अचानक उसकी तंद्रा भंग हुई। अरे, तुम यहाँ कैसे बैठे हो पिशाचनाथ? उसने एकदम चौंक कर आवाज़ की दिशा में देखा। सामने अर्जुन सिंह खड़े थे। उन्हें देखते ही पिशाचनाथ एकदम खड़ा हो गया और अपने दिली भावों को छुपाकर बोला, अर्जुन सिंह जी, आप आइए बैठिए। लेकिन आप तो बालादवी करने आए थे, फिर यहाँ कैसे बैठ गए? अर्जुन सिंह ने पूछा। यूं ही ज़रा थक गया था, पिशाचनाथ ने जवाब दिया। सोचा थोड़ा आराम ही कर लूँ। यह आराम का वक्त नहीं है मेरे दोस्त, अर्जुन सिंह बोले। तुम तो सब कुछ जानते हो कि हम किस तरह की मुसीबत में हैं। हमारी भोली भाली बेटी प्रगति को उसका मगध दलीप सिंह ने उठवा लिया है। नानक भी उन्हीं के फंदे में। अगर तुम मेरी मदद करो तो हम उन्हें बचा सकते हैं। वह तो ठीक है अर्जुन सिंह जी, पिशाचनाथ ने कहा, और मैं कसम खाकर कहता हूँ कि न केवल इसी काम में बल्कि हर एक काम में मैं आपकी खूब मदद करूँगा। लेकिन मैं आज आपसे खुले दिल से कुछ बातें करना चाहता हूँ। क्या आप उन्हें ध्यान से सुनेंगे? कैसी बातें हैं? अर्जुन सिंह ने कहा। आज मैं आपके सामने अपनी ज़िंदगी की किताब खोलकर रख देना चाहता हूँ, पिशाचनाथ ने कहा। मैंने कई बार चाहा कि मैं आपके, गुरबचन सिंह के, गौरव सिंह के अथवा आपके किसी दूसरे साथी के सामने अपने आप को समर्पित कर दूँ, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ती थी। मगर आज मेरा दिल उन बातों को करने के लिए बहुत बेचैन है। क्या आप सुनेंगे? लेकिन पिशाच, मुझे प्रगति की बहुत चिंता है, अर्जुन सिंह ने कहा। जब तक मैं आपके साथ हूँ आपकी प्रगति आप प्रगति की बिल्कुल चिंता मत कीजिए, पिशाचनाथ ने कहा। मेरे बारे में आज तक भी कोई पूरी तरह नहीं जानता है। शायद ही कोई ये जानता है कि मेरे दिल में क्या है और मैं क्या चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए हैं। उनमें कुछ बेईमानी के, कुछ धूर्तपने के और कुछ ऐसे भी काम किए जो मुझे पापी साबित करते हैं। किंतु उनसे भी ज़्यादा मैंने कुछ ऐसे ऐसे भी काम किए जिनके कारण मुझे, यानी पिशाचनाथ को, नेक नाम और नेक नियत अय्यार के नाम से याद किया जाए। कहता कहता पिशाचनाथ थोड़ा जज्बाती सा होता जा रहा था। अर्जुन सिंह जी, दुनिया में आदमी अच्छे और बुरे दोनों ही काम करता है। हम तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानते हैं पिशाच, अर्जुन सिंह ने पुनः उसकी बात काट कर कहा। और तुम जो कुछ हमें इस वक्त बताना चाहते हो वह हम फिर कभी फुर्सत में सुनेंगे। इस वक्त सबसे ज़रूरी काम नाना को प्रगति को लाना है। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि पिशाचनाथ उन्हें कोई बहुत ही ज़रूरी बात बताने जा रहा था। उसने बहुत कोशिश की कि अर्जुन सिंह उसकी बात सुन ले, परंतु वे नहीं माने। और आखिर में पिशाचनाथ को इसी बात के लिए तैयार होना पड़ा कि वह पहले नाना को प्रगति को रिहा करवाने में अर्जुन सिंह का साथ दे। उसे अर्जुन सिंह की इज्जत के सामने झुकना ही पड़ा। अब पिशाचनाथ का काम था अर्जुन सिंह को साथ लेकर यहाँ से चलना। पाठक बखूबी जानते हैं कि असल में नाना को प्रगति पिशाचनाथ की ही कैद में है। वह उमादत्त से अर्जुन सिंह का सौदा भी करके आया है। मगर अब अर्जुन सिंह की जानकारी में वह उन्हें दलीप सिंह के महल में ले जाना चाहता है। पिशाचनाथ अर्जुन सिंह को अपनी कैद में ले जाता है, या उमादत्त से किया सौदा निभाता है, अथवा उन्हें राजा दलीप सिंह को सौंप कर ही अपना कोई कार्य सफल करना चाहता है। हम पिशाचनाथ के साथ आगे चलकर यही जानना चाहते हैं। हम देखते हैं कि अर्जुन सिंह और पिशाचनाथ जंगल में एक तरफ रवाना हो गए। पिशाचनाथ ने तरकीब के मुताबिक अपना भेष नानक जैसा बना लिया है और वे राजा दलीप सिंह के महल की तरफ बढ़ रहे हैं। चलते चलते उन्हें शाम हो जाती है और जिस वक्त सूरज डूबना चाहता है वे एक नदी के किनारे पहुंच जाते हैं। थोड़ी भूख सी महसूस हो रही है अर्जुन अर्जुन सिंह जी, पिशाचनाथ बोला। थक गए हैं, आराम भी हो जाएगा। मेरे बटुए में कुछ फल और मेवे पड़े हैं, नदी भी है ही। सोचता हूँ थोड़ा सा खाकर भूख को शांत करूँ। हम भी भूख के ही बारे में सोच रहे थे, अर्जुन सिंह ने समर्थन किया। इस तरह दोनों की राय से वे नदी किनारे बैठ गए और पिशाचनाथ ने बटुए में से खाने का सामान निकाला। अर्जुन सिंह ने अभी 2-4 पेड़े ही खाए थे कि उनका सिर चकराने लगा और अगले ही शायद वे बेहोश हो गए। पिशाचनाथ ने फौरन पोटली बांधी और बटुए में रखी। अर्जुन सिंह की गठरी बनाकर अपने कंधे पर ला दी और पहले से ज़्यादा तेज चाल से एक तरफ को चल दिया। जिस वक्त अर्जुन सिंह को होश आया तो उन्होंने खुद को पिशाचनाथ के ही सामने पाया। उन्हें यह मालूम नहीं था कि वे कितनी देर बेहोश रहे। हाँ, होश में आते हुए एकदम उठ खड़े हुए और सामने पिशाचनाथ को देखकर बोले, तुम धोखेबाज, तुमने हमें। अभी आप मुझे कुछ ना कहें अर्जुन सिंह जी, पिशाचनाथ बोला। पहले मेरी पूरी बात सुन लें।
मैं आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी वही सुनाना चाहता था, किंतु आपने गवारा न किया, इसलिए मजबूरन मुझे आपको यहाँ लाना पड़ा। नाना को प्रगति कहाँ है? अर्जुन सिंह गुस्से में चीख पड़े। उनकी आप चिंता मत कीजिए, वे दोनों हिफाजत से हैं। उन्हें दलीप सिंह ने नहीं, मैंने खुद पकड़ा है। क्या पकते हो? हम ठीक ही कहते हैं, पिशाचनाथ ने कहा। यह सब हमने आपको अपनी ज़िंदगी की कहानी सुनाने के लिए ही किया है। अर्जुन सिंह उसका एक एक लफ्ज़ सुनकर बुरी तरह भड़क रहे थे, मगर पिशाचनाथ इस वक्त गजबनाक तरीके से शांत था। अंत में अर्जुन सिंह को उसकी बात सुनने के लिए मजबूर होना ही पड़ा। पिशाचनाथ अपने बारे में जो भी कुछ बताने जा रहा है वह हम अगले बयान में लिखेंगे, मगर पिशाचनाथ कब कहाँ झूठ और सच बोलता है ये हम भी दावे से नहीं बता सकते। 10वां बयान। एक तरह से पिशाचनाथ यहाँ अपने मुंह से अपनी जीवनी कह रहा है। हम नहीं जानते ये कितना झूठ और कितना सच बोल रहा है, लेकिन हम यहाँ वही लिखेंगे जो अभी तक पिशाचनाथ के बारे में पाठकों ने पढ़ा नहीं है। अगर उन हालों की कहीं ज़रूरत पड़ी तो हम संक्षेप में ज़रूरत के मुताबिक बयान कर देंगे। पिशाचनाथ ने अर्जुन सिंह से कहना शुरू किया, आप तो जानते ही हैं कि मेरे पिता का नाम भूतेश्वर नाथ था। बहुत से पाठकों को याद आ गया होगा, क्योंकि ये नाम पाठक संतति के तीसरे भाग के 5वें बयान में पढ़ा है। इसी भूतेश्वर नाथ को उस बयान में देव सिंह का गुरु बताया गया था। माँ का नाम सावित्री और अपने माता पिता के हम 2 लड़के थे। मेरा बड़ा भाई प्रेतनाथ और मैं यानी पिशाचनाथ। हमारे पिता अपने ज़माने के सबसे बड़े अय्यार थे और उस वक्त उन्हें वही दर्जा हासिल था जो इस ज़माने में गुरबचन सिंह को है। उस ज़माने के सभी अय्यार उन्हें अपना गुरु मानते थे। उन्हें देव सिंह और शेर सिंह जैसे दबंग अय्यारों का गुरु होने का फ़ख्र प्राप्त था। हम दोनों भाइयों यानी प्रेतनाथ और मुझे उन्होंने बचपन से ही अय्यारी सिखाई। हम दोनों का जन्म उन घटनाओं के बाद हुआ था जब राक्षसनाथ के तिलिस्म में कांता कैद हो गई और शेर सिंह तथा देव सिंह मारे गए। अब आप ये पूछेंगे कि हमें अपने पैदा होने से पहले की घटनाएं किस तरह पता हैं। आपको समझने में आसानी रहे, इस सबब से मैं आपको सारी बातें उसी तरीके से बताता हूँ जिस तरह से मुझे मालूम हुई। उस वक्त प्रेतनाथ 12 वर्ष का था। तब काफ़ी लंबी बीमारी के बाद मेरे पिता का देहांत हुआ था। हमारी माँ पहले ही इस लोक से उठ चुकी थी। अपने मरने से कोई 2 घंटे पहले हमारे पिता ने हम दोनों को एक साथ तलब किया। हम दोनों को तकलिए में करके उन्होंने कहना शुरू किया, बेटो, मेरे बाद इस संसार में तुम दोनों को ही देखकर लोग मुझे याद किया करेंगे। तुम दोनों ही एक तरह से मेरी जागीर हो। मगर आज जबकि मेरा अंत समय आ गया है, मैं अपने वंश की एक जिम्मेदारी तुम्हें सौंपना चाहता हूँ। ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो हमारे वंश का हर आदमी एक लंबे काल से अपने पुत्र को सौंपता चला आया है। हम समझ नहीं पा रहे हैं पिताजी, आप क्या कहना चाहते हैं? प्रेतनाथ ने पूछा। सुनो, कहते हुए उन्होंने अपने तकिए के नीचे से लाल कपड़े की एक पोटली निकाली और हमारे सामने रखते हुए बोले, तुमने राक्षसनाथ के तिलिस्म का नाम तो सुना ही होगा, वही तिलिस्म जिसके लिए यहाँ की रियासतें हमेशा से झगड़ती रही हैं। जी हाँ, हम दोनों ने एक साथ कहा। ज़रा इस तिलिस्म के नाम पर गौर करो, उन्होंने कहा। उनकी ये बात सुनकर हम दोनों भाई एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उनकी बात का मतलब हम दोनों में से किसी की भी समझ में नहीं आया था। जब उन्होंने हमें तरद्दुद में देखा तो बोले, ज़्यादा तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं है। सोचना केवल यह है कि इस तिलिस्म का नाम राक्षसनाथ है। इसमें मैं तुमसे केवल नाथ सब लफ्ज़ पर गौर करने के लिए कह रहा हूँ। क्या मतलब? हम दोनों ही उनका इशारा समझकर चौंक पड़े। तुम ठीक समझे हो बेटो, हमारे पिता ने कहा। नाथ लफ्ज़ हमारी ही वंश की निशानी है। राक्षसनाथ मेरे दादा थे। मेरे पिता का नाम भूतनाथ था। मेरा नाम भूतेश्वर नाथ और तुम दोनों के नाम परंपरा अनुसार प्रेतनाथ और पिशाचनाथ हैं। तुम दोनों में से अगर किसी के यहाँ लड़का हो तो उसके नाम के आगे नाथ ही लगाना। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि राक्षसनाथ का तिलिस्म हमारा है? प्रेतनाथ ने चौंक कर पूछा। हाँ, एक नज़रिए से देखने में यही लगता है, हमारे पिता ने बताया, मगर हकीकत ये नहीं है। हकीकत यह है कि हम इस तिलिस्म के केवल पहरेदार मात्र हैं। आज से कई सदी पहले अमर सिंह नाम के एक राजा हुए थे। राक्षसनाथ यानी मेरे दादा उनके खास अय्यार थे। अमर सिंह राक्षसनाथ से बेहिसाब मोहब्बत करते थे। राक्षसनाथ की ही मदद से वे अपने ज़माने के दिग्विजयी राजा बने और उन्हीं की मदद से इस तिलिस्म को बांधा गया। अमर सिंह दादा पर इतने मेहरबान थे कि उन्होंने तिलिस्म का नाम भी राक्षसनाथ के नाम पर ही रखा। वैसे ये तिलिस्म उसी वंश के 2 राजकुमारों के नाम से बांधा गया है। उनके उस तिलिस्म को कोई नहीं तोड़ सकता। इस तरह से अमर सिंह ने राक्षसनाथ को इस तिलिस्म का दारोगा मुकर्रर किया। क्या अमर सिंह के वंश के 2 युवराज आज हैं जिनके नाम से तिलिस्म बांधा गया था? प्रेतनाथ ने पूछा। थे, लेकिन अब नहीं है, हमारे पिता ने जवाब दिया। क्या मतलब? इस बार मैंने चौंक कर पूछा। मेरे पास तुम्हें सारी कहानी मुख्तसर में बताने का तो वक्त नहीं है, हमारे पिता बोले।
मगर मैं तुम्हें कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बता रहा हूँ जिनसे तुम्हारा काम निकल जाएगा। अमर सिंह के वंश के वे दोनों युवराज देव सिंह और शेर सिंह थे। क्या वही दोनों जो पिछले दिनों मारे गए? प्रेतनाथ ने पूछा। हाँ, तुम बखूबी जानते हो कि अनेक राजाओं ने मिलकर इन दोनों भाइयों को खत्म कर दिया। देव सिंह की पत्नी कांता उसी तिलिस्म में कैद है, मगर देव सिंह के अय्यार गुरबचन सिंह उनके पुत्र और पुत्री को बचा ले गए। उनके पुत्र का नाम गौरव सिंह और पुत्री का नाम वंदना है। मैंने उन्हें काफ़ी ढूंढा, लेकिन कुछ पता नहीं लग सका। लेकिन मेरे बाद अब तुम्हारा काम ये है कि ये अमानत तुम उन्हें किसी भी तरह ढूंढकर उन तक पहुंचा दो। आखिरी बात उन्होंने लाल कपड़े की पोटली की तरफ इशारा करके कही। ये राक्षसनाथ के तिलिस्म की कुंजी है। इसमें से एक किताब राक्षसनाथ ने अपने खून से लिखी है, इसलिए इसका नाम रक्त कथा है। रक्त कथा क्योंकि खुद काफ़ी मोटा ग्रंथ है, इसलिए इसमें कुछ कठिन लफ्ज़ आ गए हैं। बहुत सी बातें तो ऐसी गुप्त भाषा में लिखी हैं कि वे समझ में भी नहीं आती। आगे चलकर रक्त कथा को पढ़ने में किसी को किसी तरह की मुसीबत ना पड़े, उसी ख्याल से हमारे पिता यानी भूतनाथ ने रक्त कथा को समझने के लिए एक छोटा सा ग्रंथ लिखा है और उसका नाम मुकरंद रखा गया है। मुकरंद में रक्त कथा के उन सभी पहलुओं को जो समझ में नहीं आते समझाकर साफ तौर पर लिखा गया है। रक्त कथा में जो बातें गुप्त भाषा में लिखी हैं उन्हें भूतनाथ ने मुकरंद में साफ साफ लिखकर आसान कर दी है। किंतु इस वक्त मेरे पास केवल रक्त कथा ही है, मुकरंद नहीं। मुकरंद कहाँ गया? हम दोनों ने एक साथ चौंक कर पूछा। वो चोरी चला गया, हमारे पिता ने बड़े दुखी मन से बताया। और मुझे ये भी नहीं पता कि मुकरंद चुराने वाला चोर कौन है। इसका मतलब ये हुआ कि चोर मुकरंद पढ़कर तिलिस्म के सारे भेद जान जाएगा? नहीं, हमारे पिता ने कहा, केवल मुकरंद पढ़कर तो किसी इंसान के पल्ले कुछ भी नहीं पड़ सकता। उसमें तो केवल रक्त कथा के कठिन अंश ही सरल भाषा में लिखे हैं। असली चीज़ तो ये रक्त कथा ही है। हाँ, रक्त कथा को समझने के लिए मुकरंद जरूरी है। उस वक्त तक मैंने मुकरंद में लिखा एक लफ्ज़ भी ना पढ़ा था कि वह चोरी चला गया। पूरी ज़िंदगी में उसे हासिल करने की कोशिश करता रहा, परंतु अपने इरादे में कामयाब ना हो सका। मैंने तुम दोनों को अपनी सारी अय्यारी सिखा दी है। अब तुम्हारा काम यही है कि मुकरंद के चोर का पता लगाकर उससे मुकरंद हासिल करना और ये दोनों चीज़ें गौरव सिंह को सौंप देना। कहानी को पिशाच ने विराम लगाया। इसके बाद उन्होंने हमें देव सिंह और शेर सिंह के ज़माने की वे सारी बातें बताईं जो तुम्हें भी पता हैं, क्योंकि उन सब बातों पर गुरबचन सिंह ने ग्रंथ लिख रखा है और वंदना के पति होने के नाते तुम वह पढ़ चुके हो। पिशाचनाथ ने अर्जुन सिंह से कहा, वह सब तुम्हें यहाँ बताना बिल्कुल बेकार ही है। मैं तुम्हें केवल वही हाल बयान करूँगा जो तुम्हें अभी तक मालूम नहीं है। तो इस तरह तुम इस वक्त के राक्षसनाथ के तिलिस्म के दारोगा हो? अर्जुन सिंह ने कहा। हाँ, लेकिन तुम तो हम सबको जानते हो, फिर तुमने वे दोनों चीज़ें हमें सौंप कर अपने पिता की आखिरी मुराद पूरी क्यों नहीं की? अर्जुन सिंह ने पूछा। वही सब कुछ आपको बताने के लिए तो मैंने आज अपने कलेजे पर पत्थर रखा है, पिशाचनाथ ने कहा। इतना सब कुछ बताने के बाद हमारे पिता का देहांत हो गया। हम दोनों भाइयों ने रक्त कथा को हिफाजत से रखा। गौरव सिंह, वंदना और गुरबचन सिंह को हम ढूंढते रहे, किंतु कामयाबी नहीं मिल सकी। पिशाचनाथ ने आगे कहना शुरू किया। हम दोनों भाई बड़े होते गए और एक दिन ऐसा आया कि हम दोनों ही राजा दलीप सिंह के अय्यार बन गए। मैं राजा दलीप सिंह के अय्यारों में इसलिए शामिल हुआ था क्योंकि उनका लक्ष्य भी गौरव सिंह इत्यादि को ही ढूंढना था। दलीप सिंह के अय्यारों में अक्सर रक्त कथा के बारे में बातें हुआ करती थी। उनका ख्याल यही था कि रक्त कथा गुरबचन सिंह के पास है। इस बात का तो उनके दिमाग से दूर दूर तक भी पता नहीं था कि रक्त कथा हमारे पास है। रक्त कथा के बारे में जिस वक्त पिताजी ने बताया था, उस वक्त उनकी बात को मैं इतनी गंभीरता से नहीं ले सका था, परंतु इन अय्यारों की बातचीत से मुझे मालूम हुआ कि रक्त कथा इस युग की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और कीमती चीज़ है। रियासतों के बीच अय्यारी के कारनामे तो चलते ही रहते थे। गौरव सिंह, वंदना और गुरबचन सिंह के बहुत से दोस्त और दुश्मन सालों से उन्हें तलाश करने की कोशिश में थे, किंतु 25 सालों तक उनका कहीं पता ना लगा। इसके बाद अचानक एक दिन सुबह से ही दलीप नगर में जैसे भूचाल आ गया। महल के ठीक सामने चौराहे पर एक पेड़ है। उस पेड़ पर लोगों ने देखा कोई 20 नंगी और उल्टी लाशें लटक रही थी। ये 20 लाशें दलीप सिंह के सिपाहियों की थीं। न केवल दलीप सिंह के महल में, बल्कि सारे दलीप नगर में भय और आतंक का भयानक वातावरण बन गया। मैं और प्रेतनाथ उस वक्त अपने घर में थे जब हमने महल से बजने वाले डंके की आवाज़ सुनी। डंके की आवाज़ पूरी रियासत में एक साथ गूंज उठती थी। यह इस बात का संकेत था कि रियासत में कोई अनहोनी घटना घट गई है और रियासत के सभी अय्यारों तथा सेना के अधिकारियों को फौरन तलब किया जा रहा है। हम दोनों भाई फौरन तैयार होकर महल की ओर रवाना हुए। उसी वक्त दरख्त पर लटकी हमने वे लाशें देखीं। वहाँ पर अनेक अय्यार और रियासत के दूसरे मुलाजिमों के अलावा बहुत से नागरिक भी खड़े थे।
उन लाशों से ज़्यादा आतंक उस बड़े से कागज़ ने फैलाया था जो उस दरख्त के तने से चिपक रहा था। उस पर लिखा था, दलीप सिंह की जालिम सरकार के दिन पूरे हो चुके हैं। यह रियासत दलीप सिंह की नहीं बल्कि शेर सिंह और देव सिंह की है। धोखे से दलीप सिंह के पिता सुरेंद्र सिंह ने शेर सिंह और देव सिंह को ख़त्म करवा दिया और इस रियासत पर कब्जा कर बैठा। मैं यानी इस रियासत के भूतपूर्व राजाओं का अय्यार और ज्योतिषी गुरबचन सिंह राजा दलीप सिंह और उसकी रियासत के हर खासो आम से मुखातिब हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं आज से ठीक 37 वर्ष पहले उस रियासत के वारिस गौरव सिंह और वंदना को लेकर भाग गया था। उस वक्त हमारे पास इतनी ताकत नहीं थी कि हम दलीप सिंह से टकरा सकते, मगर आज 37 साल गुजर जाने के बाद हम दावे से कह सकते हैं कि इस जालिम सरकार का तख्ता पलटने के लिए हम पूरी तरह ताकतवर हैं। गौरव सिंह और वंदना बड़े हो चुके हैं। मेरी शागिर्दी में उन्होंने अय्यारी सीखी है। पिछले सालों में हमारे बहुत से दुश्मनों ने हमें ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। आज से हम खुद ही सामने आ रहे हैं। गौरव सिंह और वंदना ने अपनी रियासत वापस लेने की प्रतिज्ञा की है। इतने सालों तक मैं किसी खास वजह से चुप था। अब वो वक्त आ गया है जिसका हमें इंतज़ार था। इस सरकार को हमारा हक देना ही होगा, वरना दलीप सिंह के हर मुलाजिम की लाश इसी तरह किसी न किसी दरख्त पर लटकी पाई जाएगी। गुरबचन सिंह। उस दिन की इस घटना ने सारे दलीप नगर में एक सनसनी सी फैला दी। जितने भी लोगों को राजमहल में तलब किया गया था, सबके बीच तब गोष्ठी हुई। कुछ देर तक वो वहाँ पर इसी बात पर आश्चर्य प्रकट किया जाता रहा कि ये लोग अचानक किस तरह उभर आए। इसके बाद वहाँ इस बात पर विचार होने लगा कि इन लोगों से कैसे निपटा जाए। अंत में यही फैसला हुआ कि अब आराम के दिन नहीं रहे, सभी अय्यारों को चौकस हो जाना है और इनका पता लगाना है। इस फैसले के बाद वह गोष्ठी खत्म हो गई। अब मैं यहाँ पर आपके सामने अपने दिल का थोड़ा सा हाल बयान कर देना चाहता हूँ। बेशक उस वक्त मेरे दिल में बदी आ गई थी। रक्त कथा का असली महत्व मेरी समझ में आ चुका था। मेरा दिल ईमानदारी से हटने लगा था। मेरे दिल में ये विचार पनपने लगा था कि किसी को भी इस बात का गुमान नहीं है कि रक्त कथा हमारे पास है और वह इतनी महत्व की चीज़ है। फिर भला मैं उसे गौरव सिंह इत्यादि को क्यों दूँ? क्यों ना हम दोनों ही भाई मिलकर राक्षसनाथ के इस तिलिस्म को तोड़ें और तिलिस्म के मालिक कहलाएं। मेरे दिमाग में इसी तरह के विचार पनपने लगे और एक दिन मैंने प्रेतनाथ से कहा, भैया। हाँ, प्रेतनाथ ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, अब तो गौरव सिंह इत्यादि भी सामने आ रहे हैं। अब आपका क्या इरादा है? मैंने उनकी दिल की टोह लेने के लिए कहा, लेकिन ये तो पता ही नहीं लगता कि वे लोग हैं कहाँ, उनका ठिकाना किस जगह है। प्रेतनाथ ने कहा, अपना राज्य लेने के लिए उन्होंने कार्रवाई तो शुरू कर दी है, मगर दुश्मनों के हाथ न आने के सबब से वे अपना पता तो देते नहीं हैं। फिर हम उन तक कैसे पहुँचें? उन तक पहुँच अब क्या करना चाहते हैं भैया? मैंने पूछा। तू क्या करेगा? प्रेतनाथ के इस सवाल से मुझे ऐसा लगा जैसे उनके दिल में भी मुझसे ही मिलते जुलते विचार हैं और वे खुद भी मेरे मन की टोह लेना चाहते हैं। अतः मैं बोला, उन्हें वह रक्त कथा तो देना ही है। सुनो पिशाचनाथ, प्रेतनाथ मुझे समझाने वाले ढंग से बोले, जरा सोचो। ये तिलिस्म हमारे पिता के दादा ने अपनी मेहनत से बनाया, अपने खून से रक्त कथा लिखी। सारे तिलिस्मी चक्कर हमारे पिता के दादा ने फैलाए। अमर सिंह ने क्या किया? केवल इतना ही कि उन्हें तिलिस्म बनाने की आज्ञा दे दी। इससे ज़्यादा उन्होंने क्या किया? आप कहना क्या चाहते हैं भैया? मैंने समझने के बाद भी सवाल किया। जरा ध्यान से सोचो पिशाच, राक्षसनाथ के तिलिस्म पर असली हक हमारा है या गौरव सिंह का? प्रेतनाथ अपने दिल का हाल खोलते जा रहे थे। सारी मेहनत तो हमारे वंशजों ने की थी, फिर भला हम इतना बड़ा खजाना उनके हाथ क्यों लगने दें? क्या हम दोनों भाइयों में इतना दम नहीं है कि उस तिलिस्म पर हम हक जमा लें और दुनिया के सबसे बड़े तिलिस्म के मालिक बन जाएं? इस तरह से, क्योंकि हम दोनों भाइयों के दिल में उठने वाले विचार एक ही थे, इसलिए हमें किसी तरह की परेशानी नहीं हुई। हमने आपस में विचार करके ये निर्णय किया कि हम दिखावे के लिए दलीप सिंह के अय्यार बनकर ही काम करते रहें और अंदर ही अंदर तिलिस्म तोड़ने की कोशिश करें। रग कथा के चक्कर में वहाँ की रियासतों के राजा आपस में लड़ते रहेंगे, हमारी तरफ किसी का ख्याल तक नहीं जाएगा। ये तय करके हमने उसी के मुताबिक काम करने की ठानी। मैं दलीप सिंह के बुलावे पर महल चला गया। उस दिन उसने मुझे खास तौर से गौरव सिंह इत्यादि का पता लगाने का हुक्म दिया। उस सारे दिन में जंगल में दलीप सिंह के दूसरे अय्यारों के साथ बालादबी करता रहा। जिस वक्त मैं रात को घर पहुंचा, तब रात का दूसरा पहर शुरू हो चुका था। मैं घर में पहुंचा तो वहाँ अंधेरा था। अपने बटुए से मोमबत्ती निकालकर मैंने चकमक से जलाई और अंदर दाखिल हो गया। प्रेतनाथ को भैया भैया कहकर कई बार आवाज़ दी, लेकिन सन्नाटे के अलावा कहीं से किसी ने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इसी तरह आवाज़ देता मैं तरद्दुद में फंसा उस कमरे में पहुंच गया जिसमें प्रेतनाथ सोता था। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में देखा, प्रेतनाथ अपनी खाट पर पड़ा था, लेकिन वह प्रेतनाथ कहाँ था? वह तो लाश थी, प्रेतनाथ की लाश।
अपने बड़े भाई की लाश देखकर मेरा बुरा हाल हो गया, किंतु फिर भी मैंने खुद को संभाला और आगे बढ़ा। मेरे भाई के सीने में एक लंबी कटार जब्त थी। कटार का पूरा फल उसके दिल में धंसा हुआ था। मैंने नब्ज टटोली तो वह शांत पड़ी थी। प्रेतनाथ मर चुका था। उसी कटार की मूठ में एक कागज़ लिपटा हुआ था। मैंने वह कागज़ पढ़ा। लिखा था, पिशाचनाथ, तुम अपनी आंखों से अपने बड़े भाई की लाश देख रहे हो। यह इस बात का नतीजा है कि तुम दोनों भाइयों के दिल में बेईमानी आई। रक्त कथा पर खुद ही कब्जा कर तुम तिलिस्म के मालिक बनने के ख्वाब देखने लगे। तुम ये भूल गए कि राजा राजा ही होता है और अय्यार अय्यार ही। अय्यार अगर राजा बनने की कोशिश करे तो वह कभी नहीं बन सकता। हम बहुत पहले से ही जानते थे कि रक्त कथा तुम्हारे पास है। हमने उस वक्त तक तुम्हें नहीं छेड़ा जब तक हमें लगा कि तुम्हारे मन में खोट नहीं है। किंतु आज जो बातें तुम दोनों में हुई उससे साफ हो चुका है तो कि तुम्हारे मन में बेईमानी आ चुकी है। उसी का नतीजा है कि तुम अपने बड़े भाई प्रेतनाथ की लाश देख रहे हो। तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें यह भी बता दें कि रक्त कथा भी हम यहाँ से ले जा रहे हैं। अगर तुमने यह घटना किसी को बताने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी प्रेतनाथ का सही होगा। सावधान, हम हमेशा तुम्हारे आसपास रहेंगे। खुद को नेक नियत करो वरना। बस उस कागज़ पर इतना ही लिखा था। पिशाचनाथ ने अर्जुन सिंह को बताया। क्या वाकई प्रेतनाथ का हत्यारा रक्त कथा भी ले गया? अर्जुन सिंह ने सवाल किया। हाँ, पिशाचनाथ ने जवाब दिया। जिस वक्त मैं वहाँ पहुँचा जहाँ हमने रक्त कथा हिफाजत से रखी थी, वहाँ से वह गायब थी। 11वां बयान। यह नया बयान आज हम विजय के बारे में लिखने बैठ रहे हैं। विजय से संबंधित भी बहुत सी उलझनें पाठकों के दिमाग में। इस नए बयान के जरिए हम वे सभी उलझनें दूर कर देना चाहते हैं। पाठकों को याद होगा कि दूसरे भाग के 12वें बयान में हमने लिखा था कि विजय गुरबचन सिंह के साथ है और हम नहीं जानते कि वह उनके साथ किस तरह है। हमने उस बयान में आपसे वादा किया था कि जब भी हमें यह हाल मालूम होगा कि विजय अपने साथियों से जुदा होकर गुरबचन सिंह के पास कैसे आया तो हम ज़रूर लिखेंगे। आज हमने अपना वही वादा पूरा करने की ठानी है। इस वक्त हम रमणी घाटी के उस मैदान में अचानक या निकले हैं जिसका हाल पाठक चौथे भाग के 5वें बयान में पढ़ा है। जिस जगह पर उस बयान में गुरबचन सिंह, गौरव सिंह, गणेश दत्त, केवल सिंह, शीला रानी, अर्जुन सिंह, नानक, प्रगति और महाकाल बैठे थे, ठीक उसी जगह इस वक्त हम गौरव सिंह और महाकाल को बैठा हुआ देख रहे हैं। वे आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि ऐसे मुसीबत के वक्त में उनकी बातें बेसबब नहीं हो सकती। आइए चलकर इनकी बातें सुने, कदाचित हमें भी कोई भेद की बात पता लग सके। इस तरह से हम लोग 2 स्टीमरों पर सवार होकर वहाँ से चल दिए। कदाचित गौरव सिंह महाकाल को अपनी और वंदना की राजनगर यात्रा और वे बातें बता रहा था जो विजय को यहाँ तक लाने में सामने आई। उसकी उपरोक्त लाइन सुनकर हम और पाठक जान सकते हैं कि ये विजय इत्यादि के साथ इससे पहले हुई घटनाओं के बारे में बता चुका है। वे सब जानने के लिए पाठक पहला बयान, पेज 25 से शुरू होने वाला नया बयान, पेज 68 से शुरू होने वाला बयान, 94 का बयान, पेज 106 का बयान, दूसरे भाग का 12वां बयान, 15वां बयान, चौथे भाग का दूसरा, तीसरा और 9वां बयान पढ़ लें। गौरव सिंह चौथे भाग के 9वें बयान से पहले का सारा हाल महाकाल को बता चुका है। ये भेद गौरव सिंह के मुंह से निकले एक ही वाक्य से खुल जाता है। इस वक्त वह महाकाल को वही हाल बता रहा है जो पाठक चौथे भाग के 9वें बयान में पढ़ा है। गौरव सिंह कह रहा था, एक स्टीमर पर मैं, पिताजी यानी विजय, दादाजी यानी ठाकुर साहब और चाची यानी रैना थे। दूसरे पर विकास, धनुष, टंकार, ब्लैक बॉय, वंदना और रघुनाथ। मगर रास्ते में ही यह भेद खुला कि विकास वाले स्टीमर पर अजय चाचा के रूप में उमा दत्त का जासूस रोशन सिंह है। बस फिर क्या था, विकास ने उसे बड़ी बुरी मौत मार दिया। क्या कहा? मार डाला? महाकाल ने चौंक कर पूछा। हाँ, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं उसे ये पाप ना करने दूँ, गौरव सिंह ने कहा, मगर वह न माना। ये सब हाल आप चौथे भाग के 9वें बयान में बखूबी पढ़ा है। अतः यहाँ लिखना व्यर्थ ही जगह का दुरुपयोग करना है। हमारे पास तो वैसे ही कथानक लंबा और जगह कम है, फिर भला हम उन बातों को क्यों दोहराएं। हाँ, इतना लिखना मुनासिब जान पड़ता है कि पाठकों को इतना ही मालूम है कि जिस वह विकास सागर में तैरती हुई नाव पर पहुंचा तो वहां से उसे ठाकुर साहब और ब्लैक बॉय की लाशें मिली। बस यही चौथे भाग के 9वें बयान का अंत था। गौरव सिंह ने विकास और गोवर्धन सिंह पर किए अत्याचार का सारा हाल कह सुनाया और आगे बोला। इस तरह बड़ी मुश्किल से विकास ने गोवर्धन सिंह को चिंता छोड़ा। उसके बाद वह हमारे स्टीमर से चला गया। मैं गोवर्धन सिंह की मरहम पट्टी करने में लग गया।
पिताजी यानी विजय ने भी स्टीमर को पीछे ही मोड़ लिया था, मगर उस वक्त तक देर हो चुकी थी। विकास का स्टीमर खोजने की बहुत कोशिश की, मगर हम नाकाम रहे। क्या मतलब? महाकाल ने पूछा। क्या उनके स्टीमर को सागर खा गया? कह नहीं सकते, गौरव सिंह ने जवाब दिया। हमने उन्हें बहुत तलाश किया, सारी रात आसपास के सागर में चक्कर काटते रहे। दिन निकल आया, मगर उजाले में भी दूर दूर तक सागर में उसका पता नहीं था। पिताजी उन लोगों को इस तरह छोड़कर मेरे साथ आना नहीं चाहते थे, इसलिए ही लगातार 3 दिन और 3 रात उन्हें सागर में ढूंढते रहे, लेकिन फिर भी नाकामी रहे। तब मजबूर होकर मुझे इधर का रास्ता पकड़ना पड़ा। आज 20वें दिन हम इस टापू पर आकर लगे। रास्ते में भी कहीं उनका स्टीमर नज़र नहीं आया? महाकाल ने सवाल किया। नहीं, गौरव सिंह ने बताया। इस स्टीमर पर हम 3 ही रह गए थे, यानी मैं, पिताजी और चाची यानी रैना। मैंने स्टीमर नागला पर रुकवाया और वहाँ से पैदल ही यहाँ आ गए। इंद्र देवता की मेहरबानी रही कि वहाँ रास्ते में हमारा किसी से टकराव ना हुआ और हम यहाँ पहुँचे। यहाँ आकर सबसे पहले मैं गुरुजी से मिला और पिताजी को उन्हें सौंप कर यहाँ आ गया। क्या अभी गुरुजी से तुम्हारी बातें नहीं हुई? महाकाल ने पूछा। केवल उतनी ही बातें हुई है जितनी कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ। क्या उन्होंने यहाँ के बारे में तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं बताया? महाकाल ने यह कहकर फिर अगला सवाल किया। उन्होंने कहा कि मेरी गैर हाजिरी में यहाँ बहुत बड़े बड़े बखेड़े हो गए, गौरव सिंह ने कहा। मैंने उनसे उन बखेड़ों के बारे में पूछा तो कहने लगे, तुम झरने के किनारे बैठो, मैं वहीं आता हूँ, और यहाँ पर बैठा हुआ मैं तुम्हें मिल गया, कहकर महाकाल मुस्कुराया। अब तुम ही बताओ ना कि मेरे बाद यहाँ क्या कुछ हो गया है? गौरव सिंह ने व्यग्रता से पूछा। अपने साथी तो सब ठीक हैं? अभी महाकाल को जवाब देना ही चाहता था कि एक ओर से गुरबचन सिंह आते दिखाई दिए। उन पर नज़र पड़ते ही महाकाल बोला, लो, गुरुजी आ रहे हैं, अब उनसे ही पूछ लीजिए, वे खुद ही बता देंगे। देखते देखते गुरबचन सिंह भी उनके पास आ गए। दोनों ने श्रद्धा से उनके पैर छुए और सम्मान से उन्हें अपने पास बैठाया, और फिर गौरव सिंह ने नए सिरे से इस सवाल के साथ बातचीत शुरू की। पिताजी और चाची को आप कहाँ छोड़ा है? रहना बिटिया तो पैदल के लंबे सफ़र से थक गई थी ना, इसलिए उसे एक कमरे में आराम से लिटाया आया हूँ, गुरबचन सिंह ने कहा। देव सिंह को पढ़ने के लिए वह ग्रंथ दे आया हूँ जो मैंने उनके पिछले जन्म की घटनाओं के बारे में लिखा है। वह कोठरी नंबर 10 में आराम से बैठे उस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। उन्हें वहीं पढ़ता छोड़कर मैं तुम्हारे पास तुमसे कुछ ज़रूरी बातें करने चला आया हूँ। लेकिन उन्हें वह ग्रंथ पढ़ाने से क्या लाभ गुरुजी? गौरव सिंह ने पूछा। ग्रंथ पढ़कर उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें अच्छी तरह से याद आ जाएंगी, गुरबचन सिंह ने कहा। और उन सब जानकारियों के बाद उन्हें यहाँ अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान होगी। उन्हें यहाँ क्या करना है ये भी खुद ही जान जाएंगे। खैर, गौरव सिंह बोला, पिताजी को तो मैं ले आया, मगर आपने कहा था कि हमारे बाद यहाँ बहुत से बखेड़े हो गए। मैं वही सुनना चाहता हूँ। शेर सिंह चाचा का कुछ पता लगा या नहीं? मुकरंद और रक्त कथा का क्या हुआ? हमारे सब साथी तो ठीक हैं? और सब बातें तो बाद में बताएंगे, सबसे पहले तो यही सुनो कि हमें शेर सिंह मिल चुके हैं, गुरबचन सिंह ने बताया। कहाँ है वो? कैसे हैं? किस तरह मिले? जज्बाती अंदाज में एक ही सांस में गौरव सिंह ने कई सवाल कर डाले। सब्र से काम लो, अभी बताते हैं, गुरबचन सिंह ने कहा। वे हमें मिल गए। उन्हें अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद भी आ गई हैं, मगर फिर भी न जाने कौन अय्यार उन्हें यहाँ से धोखा देकर ले गया। कैसे? हल्के से चौंक कर गौरव सिंह ने पूछा। कृपया करके मुझे सारा हाल मुख्तसर में बताने का कष्ट कर। और सॉरी। जवाब में गुरबचन सिंह ने अल्फांसे से संबंधित सारा हाल बयान कर दिया। वह सारा हाल पाठक पिछले कथानक में कहाँ कहाँ पढ़ सकते हैं, ये बात हमने इसी भाग में पीछे लिख दी है। हाँ, पाठकों को यहाँ ये बता देना हमारा फ़र्ज़ है कि गुरबचन सिंह ने अल्फांसे के बारे में वहाँ तक बता दिया जहाँ तक हम चौथे भाग के आखिरी बयान में लिखाए हैं। पाठकों को ज़रूर याद होगा कि अंत में गुरबचन सिंह को शेर सिंह यानी अल्फांसे का खत मिला था, जिसका सारांश ये था कि उसे यानी शेर सिंह को गुरबचन सिंह की शक्ल का एक और आदमी मिला, जिसने खुद को तो असली और उसे नकली गुरबचन सिंह बताया। उसमें शेर सिंह ने लिखा था कि वह अच्छी तरह जानता है कि नया मिलने वाला यह गुरबचन सिंह नकली है और मुझे फंसाना चाहता है। खत के अंत में शेर सिंह ने लिखा था कि वह अपने अय्यार शत्रुओं से बदला लेकर ही वापस आएगा। बस यही चौथे भाग का अंत था। इसके बाद का हाल गुरबचन सिंह जो कुछ भी कह रहा है वह हमें ध्यान से सुनना पड़ेगा, क्योंकि पाठकों ने भी अभी तक वह हाल नहीं पढ़ा है जो हाल पाठक चौथे भाग में पढ़ा है। वह सारा गौरव सिंह को बताने के बाद गुरबचन सिंह कह रहे हैं, शेर सिंह का वह खत पढ़ने के बाद मेरे दिल को थोड़ी सी शांति मिली और हाथ बढ़ाकर अपने चेहरे पर उभर आने वाला पसीना पहुँचा। ये कब की बात है गुरुजी? गौरव सिंह ने पूछा। कल रात ही की तो बात है, गुरबचन सिंह ने कहा। कल ही उनकी याददाश्त लौटी, फिर इस तरह से वे गायब हो गए। पहले तो उनके गायब होने से मैं डर गया था, लेकिन जब खत पढ़ा तो मन को सुकून मिला।
मैंने सोचा कि जब तक वह अल्फांसे था तब तक तो बलदेव सिंह जैसे छोटे अय्यार भी उसे चकमा दे देते थे, लेकिन अब वे शेर सिंह बन चुके हैं। अब तो वे बड़े बड़े अय्यारों को पानी पिलाकर ही लौटेंगे। मगर अब मुझे फ़िक्र होने लगी है, क्योंकि अभी तक उनके बारे में कोई भी खबर हमें नहीं मिली है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वे दलीप सिंह के किसी जाल में फंस गए? गौरव सिंह ने कहा। बड़े गहरे ढंग से मुस्कराए गुरबचन सिंह और बोले, अब उनके बारे में इतनी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है बेटे। तुम तो उनके पिछले जन्म की सारी कहानी जानते हो। उन जैसा यार इस ज़माने में कहा। अब हमें उनकी फ़िक्र नहीं करनी चाहिए। मुझे इतना तक भी यकीन है कि अगर वे इत्तेफाक से दलीप सिंह के किसी जाल में फंस भी गए तो बिना किसी की मदद से निकल भी आएंगे। क्या आपने पिताजी को बता दिया कि चाचा यानी शेर सिंह भी मिल गए? गौरव सिंह ने पूछा। अभी नहीं, वक्त आने पर उन्हें आमने सामने खड़ा कर देंगे, गुरबचन सिंह ने कहा। अब हमारे अब हमारा आधे से ज़्यादा काम सफल हो चुका है। दिल इसमें शेर सिंह और देव सिंह ही तोड़ सकते हैं, सो हमें मिल चुके हैं। अब रक्त कथा और मुकरंद हासिल करना बाकी है। क्या ये दोनों चीज़ें हम लोग अभी तक हासिल नहीं कर पाए? गौरव सिंह ने सवाल किया। इससे पहले कि गुरबचन सिंह उसकी बात का जवाब दे पाते, महाकाल एकदम चौंक कर बोल पड़ा। महाराज शेर सिंह आ रहे हैं। दोनों ने नज़रें उठाकर देखा तो उन्हें अल्फान से नजर आया। वह उसी गुफा वाले रास्ते से तेज़ कदमों के साथ मैदान को पार करता हुआ इन्हीं की ओर आ रहा था। तीनों अपनी अपनी जगह से खड़े हो गए। क्या यही मेरे चाचा शेर सिंह है गुरुजी? गौरव सिंह ने पूछा। हाँ बेटे, यही है। गुरबचन सिंह का चेहरा खुशी से चमक रहा था। देखो कैसी मस्तानी चाल है, ठीक पिछले जन्म के शेर सिंह की तरह। उनकी चाल से ही दबंग अय्यारी झलकती है। मैं कहता नहीं था कि अब इस शेर को कोई नहीं रोक सकेगा। गौरव सिंह एक टक बड़ी मोहब्बत के साथ अल्फांसे को देख रहा था। उसके पास पहुंचते ही महाकाल और गुरबचन सिंह ने सम्मान के साथ सलाम किया और गौरव सिंह ने बड़े आदर के साथ झुककर उसके चरण स्पर्श कर लिए। और फिर अल्फांसे एकदम चौंक कर पीछे की ओर हटता हुआ बोला, अरे अरे, ये क्या करते हो? आपने इसे नहीं पहचाना शेर सिंह जी? गुरबचन सिंह बोले, अरे हाँ, आप पहचानेंगे भी कैसे? उस वक्त ये 1 साल का ही तो था जब जालिम सुरेंद्र सिंह ने इससे आपको जुदा किया था। ये गौरव सिंह है, वही गौरव। क्या गौरव? अल्फान से चौंक कर बोला। वही गौरव है ये, हमारा भतीजा। जी हाँ, वही गौरव सिंह, गुरबचन सिंह ने कहा, जिसे आप बचपन ही से दुनिया का सबसे बड़ा अय्यार बनाना चाहते थे। जिसके पैदा होते ही आपने कहा था कि आप इसे ऐसा शेर बनाएंगे जिस पर सारी दुनिया गर्व करेगी। इसलिए तो आपने इसका नाम गौरव सिंह रखा था। गौरव सिंह हमारा बेटा? कहते हुए अल्फांसे ने उसे बाहों में भर लिया। गौरव भी मोहब्बत के साथ उससे लिपट गया। न जाने क्यों अल्फांसे की आंखों में आंसू आ गए। गौरव सिंह के नेत्र भी छलछला उठे थे। इतने दिन तक कहाँ थे चाचा? तड़प कर गौरव सिंह क्या उठा। क्या करता बेटे? अल्फांसे भी भावुक हो उठा। जालिम सुरेंद्र सिंह ने मुझे तुमसे जुदा कर दिया, मगर उससे बदला लेने के लिए मैं फिर दुनिया में आ गया। उस जन्म में ना सही, तुझे इस जन्म में इस काबिल ज़रूर बनाऊंगा कि दुनिया तुझ पर गर्व करे। कुछ वक्त इसी तरह की मोहब्बत भरी बातों में बीत गया और फिर सभी आसपास बैठ गए और इस तरह की बातें होने लगीं। तुम मेरे गायब होने से घबराए तो ना थे गुरबचन? अल्फांसे ने पूछा। नहीं, गुरबचन सिंह बोले। मैं जानता था कि अब आप इस जन्म के वे अल्फांसे नहीं रहे जिन्हें कोई भी छोटा मोटा या झूठी सच्ची बातों में फंसाकर धोखा दे सकता था। अब तो आप अल्फांसे के साथ साथ पिछले जन्म के शेर सिंह भी हैं। आप यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं। आपको दोस्त और दुश्मन का अंतर मालूम हो चुका है। अतः अब आप यहाँ अल्फांसे नहीं शेर सिंह हैं, और इस ज़माने में कोई भी ऐसा यार नहीं है जो हमारे शेर सिंह का मुकाबला कर सके। इसलिए घबराने की बात ही ना थी। लेकिन फिर भी मैं तो अचानक तुमसे बिना कुछ कहे सुने ही गायब हो गया था, अल्फांसे ने मुस्कुराते हुए कहा। नहीं, आप खत तो छोड़ ही गए थे, गुरबचन सिंह ने कहा। खत? अल्फांसे ने चौंक कर पूछा। कौन सा खत? हम कोई खत छोड़कर नहीं गए थे। क्या मतलब? चौंकने की बारी गुरबचन सिंह की थी। आप मेरे लिए कोई खत छोड़कर नहीं गए थे? ये तुम क्या कह रहे हो? अल्फांसे अजीब तरद्दुत में फंसा हुआ था। तुम्हें किसी तरह का धोखा हुआ है। मैं तुम्हारे लिए कोई खत छोड़कर नहीं गया था। हमारे पास इतना वक्त ही कहा था कि हम तुम्हारे लिए कोई अल्फाज लिख सकते। ये आप कैसी बातें करते हैं? गुरबचन सिंह अपने ही तरद्दुत में थे। आपका वह खत अभी तक मेरे पास है, दिखाओ तो सही। अल्फांसे ने खत के लिए गुरबचन सिंह के सामने हाथ फैलाकर कहा। गुरबचन सिंह ने बहुत जल्दी से वह खत निकाला और अल्फांसे के हाथ पर रख दिया। गौरव सिंह और महाकाल अपने चेहरों पर अजीब सी उलझन के भाव लिए अल्फांसे को देख रहे थे। अल्फांसे की उंगलियों ने जल्दी जल्दी वह खत खोला और लिखाई पर नज़र पड़ते ही वह बोला, ये लिखाई तो हमारी नहीं है। कहने के बाद उसने गुरबचन सिंह की तरफ देखा। तुम्हें यह खत कहाँ से मिला? सुरंग के उस चौराहे से जहाँ से आप गायब हो गए थे, गुरबचन सिंह ने कहा। मैं समझ रहा था कि आप मेरे पीछे ही आ रहे हैं, इसलिए मैं सुरंग के एक मोड़ पर मुड़ गया। काफ़ी आगे जाकर मुझे पता लगा कि आप मेरे पीछे नहीं आ रहे। मैं बड़ा चकराया।
आपको कई बार आवाज़ें भी दी, लेकिन आपकी तरफ से मुझे किसी तरह का जवाब नहीं मिला। इसके बाद मैंने आपको चारों ओर ढूंढा तो दाईं तरफ की सुरंग में यह खत मिला। उसकी बात सुनते सुनते अल्फांसे ने वह खत पढ़ भी लिया था। पूरा खत पढ़ने के बाद उसके होठों पर बड़ी गहरी मुस्कान उभर आई और बोला, दलीप सिंह के अय्यारों ने तुम्हें बड़ा बुरा धोखा दिया है गुरबचन, और तुम धोखे में आ भी गए थे। क्या मतलब? गुरबचन सिंह चौंक पड़े। आप कहना क्या चाहते हैं? ये खत दलीप सिंह के उन्हीं अय्यारों ने लिख कर ये वहाँ डाला था जो मुझे धोखे में डालकर मार डालना चाहते थे, अल्फांसे ने कहा। वाकई उन्होंने काफ़ी खूबसूरत चाल चली थी। ये खत वे पहले ही अपनी योजना के मुताबिक लिख कर लाए होंगे। अंधेरे में उन्होंने ही उसे वहाँ डाल दिया, और मैं खुद भी अंधेरे के कारण उन्हें ये खत डालते नहीं देख सका। ये खत वहाँ डालने का उनका उद्देश्य यही था कि तुम इसे मेरा खत समझकर निश्चिंत हो जाओ और बेवजह मेरे लिए परेशान होकर खुद किसी तरह की अय्यारी ना करो, और वे अपने इस मकसद में कामयाब हो गए। ओह! समझते ही गुरबचन सिंह के मुंह से एक आह निकल गई। वाकई हमने बड़ा बुरा धोखा खाया। हालांकि हम आपकी पिछले जन्म की लिखाई को अच्छी तरह से पहचानते थे, लेकिन इस खत से इसलिए धोखा खा गए क्योंकि हमने सोचा इस जन्म में आपकी लिखाई तो अलग होगी, और उस लिखाई से हम वाकिफ नहीं थे। सचमुच हमने बहुत ही तगड़ा धोखा खाया। हम तो समझे कि वह खत आप ही का है। तो मैं ये तो सोचना ही चाहिए था कि अगर इसमें लिखे मुताबिक हमें कोई दूसरा पत्र मिला होता तो हमारे पास इतना वक्त कहाँ था कि हम इतना लंबा खत में लिख सकते। हमारे पास कलम दवात भी नहीं थी। तीसरी बात, वहाँ अंधेरा भी था। हम शर्मिंदा है कि इनमें से एक भी बात एक शायद के लिए भी हमारे दिमाग में नहीं आई। खैर, अब तुम मेरे एक सवाल का जवाब दो, अल्फांसे बड़े ध्यान से गुरबचन सिंह को घूरता हुआ बोला। ठीक इस तरह मानो उसे गुरबचन सिंह पर किसी तरह का शक हो। तुमने उस वक्त सुरंग में मुझसे झूठ क्यों बोला था? कौन सा झूठ? गुरबचन सिंह ने चौंकते हुए सवाल किया। यही कि उस चौराहे से दाहिनी ओर को जाने वाली सुरंग सीधी एक खाई में खुलती है, अल्फांसे ने पूछा। वो अच्छा। गुरबचन सिंह को जैसे याद आ गया। वाकई मैंने झूठ बोला था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उस एक ही बात से आप मुझ पर शक करने लगेंगे। उस वक्त झूठी बात कहने के पीछे मेरा और कोई नहीं, इतना ही सबब था कि मैं ये देखना चाहता था कि आपको कुछ याद आया भी है या नहीं। हालांकि इस बात की पुष्टि मैं पहले ही कर चुका था, किंतु उस चौराहे पर मैंने आपसे झूठ बोलकर ये देखने की कोशिश की थी कि कोई चीज़ आप भूले तो नहीं है। मैंने सोचा था कि अगर आप भूल गए होंगे तो मेरी बात का यकीन कर लेंगे, वरना मेरे झूठ को पकड़ लेंगे। ठीक है, तुमने भी अपने दिमाग से ठीक ही काम किया था, अल्फांसे बोला। लेकिन उस बात से मेरे दिमाग में तुम्हारे लिए शक का एक बिंदु उभर आया था, क्योंकि मुझे उस सुरंग का रास्ता अच्छी तरह याद आ चुका था। अगर मेरे दिमाग में तुम्हारे प्रति उस बात से शक नहीं उभरता तो मैं उस दलीप सिंह के अय्यार के साथ जाता भी नहीं। वह तो मेरे दिल में तुम्हारे प्रति पैदा हुए शक ने मुझे उसकी बात सुनने के लिए मजबूर कर दिया। क्या आप मुख्तसर में बता देंगे कि वहाँ आपके साथ क्या हुआ था? गुरबचन सिंह ने पूछा। जिस वक्त तुमने उस सुरंग के बारे में झूठ बोला, उस वक्त तुम मुझसे आगे चलते हुए सुरंग के मोड़ पर मुड़ गए थे, अल्फांसे ने बताना शुरू किया। मैं मोड़ पर मुड़कर तुम्हारी बात की खिलाफत करने ही वाला था कि पीछे से किसी ने अंधेरे में मेरे कंधे पर हाथ रखा और बहुत धीमे से उसने मुझसे अपनी बात सुनने की इच्छा जाहिर की। मैंने देखा कि वो एक लड़की थी। उसने अपना नाम शीला रानी बताया और तुम्हें नकली गुरबचन सिंह कहा। इस बात के पक्ष में उसने मुझे सुरंग के बारे में तुम्हारे द्वारा बोले गए झूठ का हवाला भी दिया। ये सब आप मुख्तसर में चौथे भाग के आखिरी बयान में पढ़ाए हैं। जब मैंने उससे पूछा कि तुम यानी बकौल उसके नकली गुरबचन सिंह कौन है, तो उसका जवाब सुनकर मैं चौंक पड़ा, अल्फांसे ने कहा। क्यों? उसने ऐसी क्या बात कही कि आप चौंक पड़े? उसने कहा था कि तुम सिंह ही हो, अल्फांसे ने जवाब दिया, और दुनिया में यही एक ऐसा नाम है जिसे सुनकर मैं हमेशा चौंकता हूँ। मगर इस टापू पर उसका नाम सुनकर मैं जितनी बुरी तरह चौंका, पहले कभी उसके नाम ने मुझे इतनी बुरी तरह चौंकाया नहीं था। क्या कहा? एक बार फिर गुरबचन पूरी तरह चौंक पड़े। उस लड़की ने सिंघई का नाम लिया? सिंघई? हाँ, अल्फांसे ने कहा। लेकिन तुम इस नाम पर इतने चौंक क्यों रहे हो? क्या तुम सिंघई को जानते हो? क्या तुमने उसे देखा है? जी हाँ, गुरबचन सिंह बोले। सिंघई नाम का एक शैतान भी भयानक आदमी का है। सिंघई नाम एक शैतान से भी भयानक आदमी का है। उसकी तो शक्ल ही ऐसी है कि देखते ही आधी जान जैसे उसकी वे छोटी छोटी और गजब की चमकीली आंखें खींच लेती हैं। चेहरा ऐसा है जैसे किसी मुर्दे का चेहरा हो। पीला रंग, खुरदरी सी दाढ़ी। कहने वाले कहते हैं कि वाकई वह कोई मुर्दा है जो अपनी कब्र को किसी तरह फाड़कर बाहर आ गया। सुनते सुनते अल्फांसे की आंखें फैल गईं। एक बार को तो उसे यही यकीन नहीं आया कि वह वही सुन रहा है जो गुरबचन सिंह कह रहा है। न जाने कि उसके कंठ से ये बात नीचे नहीं उतर रही थी कि सिंघई उस टापू पर हो सकता है, मगर ऊपर के कुछ अल्फाजों में गुरबचन सिंह ने सिंघई का जो हुलिया बयान किया था
वह उसी सिंघई का था जो विश्व के लिए एक भयानक मुसीबत था। उसने पूछा, क्या तुमने सिंघई को अपनी आंखों से देखा है? मैंने ही क्या, इस टापू के बच्चे बच्चे ने उसे देखा है। जिस वक्त गुरबचन सिंह ये कह रहा था उस वक्त अल्फांसे ने उसके चेहरे पर ऐसे भाव देखे थे मानो वह सिंघई की याद मात्र से ही बुरी तरह आतंकित हो उठा हो। अल्फांसे बोला, मगर तुम सिंघई से कुछ भयभीत से नजर आते हो। क्या उसने तुम्हारे साथ कोई ऐसा काम किया जिससे तुम उससे डरने लगे हो? उस भयानक दरिंदे के डर की छाप आप मेरे चेहरे पर इतने गहरे ढंग से नहीं देख पा रहे हैं जितनी कि इस टापू के दूसरे लोगों के चेहरों पर मिलेगी, गुरबचन सिंह ने कहा। उसने केवल मेरे ही साथ नहीं बल्कि पूरे टापू पर ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि जिसके सामने भी उसका नाम ले देंगे वही डर से कांपने लगेगा। शायद ही यहाँ का कोई ऐसा इंसान हो जिसने उस दरिंदे का पीला और भयानक चेहरा ना देखा हो। क्यों? ऐसा उसने क्या किया है? अल्फांसे ने पूछा। वह मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले आप वह हाल मुख्तसर में बयान कर जाइए जो बीच में रह गया, गुरबचन सिंह ने कहा। सिंघई का हाल क्योंकि लंबा है इसलिए आपको आराम से बैठकर बाद में बताऊंगा। तो खुद को शीला रानी बताने वाली उस अय्यार ने कहा कि मैं गुरबचन सिंह नहीं बल्कि सिंघई हूँ। इसका मतलब तो ये हुआ कि सिंघई उनके साथ है। लेकिन ये कैसे हो सकता है? वो तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं जो कुछ भी कहना चाहता हूँ वो बाद ही में कहूँगा, गुरबचन सिंह बोले। पहले आप अपना हाल मुख्तसर में कहिए। ठीक है, पहले मैं ही बताता हूँ। हालांकि इस वक्त अल्फांसे को सिंघई की बात से ज़्यादा दिलचस्पी थी, फिर भी अपनी उत्सुकता को दबाकर उसने कहना शुरू किया। मैं उसके मुंह से सिंघई का नाम सुनकर चौंक पड़ा, क्योंकि इस जन्म का वह हमारा बड़ा विचित्र दुश्मन है। इस तरह से इस तरह से मुझे कथित शीला में बहुत सी दिलचस्पियाँ हो गई और मैं उसके साथ चल दिया। वह सुरंग रमणी घाटी से बाहर जाने का रास्ता तो है ही। वह मुझे उसी रास्ते से बाहर ले गई। बाहर दो घोड़े खड़े थे, उन्हीं में से एक पर मैं सवार हो गया, दूसरे पर वह। हम वहाँ से रवाना होकर थोड़ी ही दूर निकले थे कि वह बोली, आप मेरे मुंह से सिंघई का नाम सुनकर चौंके क्यों थे? इसलिए कि वो मेरा दुश्मन है और उसकी मौजूदगी इस टापू पर आश्चर्य की बात है, मैंने कहा। यहाँ पर मैं आपको ये बता देना मुनासिब समझता हूँ कि उस वक्त तक मुझे ये ख्याल नहीं था कि शीला मेरी हमदर्द है या दुश्मन। मेरे उस वक्त के विचारों से वह दोस्त भी हो सकती थी, क्योंकि अंत में तुमने सुरंग के बारे में झूठ बोलकर अपने ऊपर से मेरा यकीन खो दिया था। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपकी और सिंघई की दुश्मनी है, और ये शायद आपको भी ना पता हो कि इस बार वह आपको और पिछले जम के देव सिंह यानी इस जम के विजय को मार डालना चाहता है। बेशक रमणी घाटी हमारी है, वहाँ रहने वाले कुछ लोग भी हमारे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि उनके बीच में उनका गुरु गुरबचन सिंह जो बना बैठा है वह हकीकत में गुरबचन सिंह नहीं सिंघई है, वह बोली। तो फिर असली गुरबचन सिंह कहाँ है? उस वक्त मुझे उसकी बातों पर कुछ यकीन सा आता जा रहा था। वे तो उस जालिम की कैद में है, उसने मुझे बताया। आज से कोई हफ्ते भर पहले धोखे से सिंघई ने गुरबचन सिंह को घेर लिया और उन्हें कैद कर लिया। मैं तो इत्तेफाक ही समझो कि उसकी वे सब हरकतें एक जगह पर छुपी हुई मैं देख रही थी। उसने भी ये देख लिया था कि मैंने उसे देख लिया है। मैं अपनी जान बचाने के लिए भागी और बड़ी मुश्किल से उससे बचने में कामयाब हो पाई। तो फिर असली गुरबचन सिंह कहाँ है? उस वक्त मुझे उसकी बातों पर कुछ यकीन सा आता जा रहा था। वे तो उस जालिम की कैद में है, उसने मुझे बताया। आज से कोई हफ्ते भर पहले धोखे से सिंघई ने गुरबचन सिंह को घेर लिया और उन्हें कैद कर लिया। वह तो इत्तेफाक ही समझो कि उसकी वे सब हरकतें एक जगह पर छुपी हुई मैं देख रही थी। उसने भी ये देख लिया था कि मैंने उसे देख लिया है। मैंने अपनी जान बचाने के लिए भागी और बड़ी मुश्किल से उससे बचने में कामयाब हो पाई। लेकिन तुमने पिछले हफ्ते में उसका कोई इंतज़ाम क्यों नहीं किया? मैंने सवाल किया। मैं अकेली लड़की भला उस दरिंदे का क्या इंतज़ाम करती? शीला ने कहा। हाँ, इतना ज़रूर किया कि जब से मैंने ये देखा कि रमणी घाटी के बाहर अपना जो भी आदमी मिलता है उसी को ये हकीकत बताती हूँ और उससे रमणी घाटी में ना जाने के लिए कहती हूँ। इस तरह से अब हम ये भेद जानने वाले 7 इंसान हो गए हैं और हमारी योजना है कि धीरे धीरे अपने सभी साथियों पर यह भेद खोल दूँ और फिर एक दिन हम सब मिलकर गुरबचन सिंह बने सिंघई को दबोच लें। तो फिर आज की रात तुम रमणी घाटी में क्या करने गई थी? मैंने पूछा। मैं उसी दिन से हर रात को थोड़ी देर के लिए रमणी घाटी में जाती हूँ, शीला ने बताया। इस उम्मीद से कि अंधेरे में कहीं रमणी घाटी में फंसा अपना कोई आदमी टकरा जाए तो उसे असलियत बताकर अपने साथ ले जाऊँ। अपने 3 साथियों को मैं वहाँ से निकाल भी लाई हूँ। आज भी मैं वहाँ इसी टोह में गई थी कि आप मिल गए और अपने उद्योग से मैं आप ही को उसके पंजे से निकाल लाई। काफ़ी देर तक वो मुझसे इसी विषय पर बातें करती रही और सच पूछो तो ये सारी बातें उसने इस ढंग से कही थी कि मुझे उसकी बातें सही सी लगने लगीं। जब हम पहाड़ी इलाके से निकलकर जंगल में आ गए तो काफ़ी थक गए थे। हमारे घोड़ों को भी काफ़ी तेज़ दौड़ने के सबब से पसीना आ गया था।
अतः वह बोली, क्यों ना थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, घोड़े भी सुस्ता लेंगे। मैंने उसका प्रस्ताव मान लिया। हमने मुनासिब जगह देखकर घोड़े एक दरख्त से बांध दिए और ख़ुद भी उसके नीचे बैठ गए। मैं उस वक्त चौंका जब शीला ने अपने बटुए से एक खाकी रंग की मोमबत्ती निकालकर चकमक से जलाई। मेरा शेर सिंह वाला दिमाग फ़ौरन चेतन हो उठा। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि खाकी रंग की मोमबत्ती अय्यार लोग अपने दूसरे अय्यारों को धोखा देने के लिए रखते हैं। मैं ये भी जानता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर खाकी मोमबत्ती जलाने का किसी अय्यार का उद्देश्य क्या होता है। मैं समझ गया कि शीला मुझे किसी तरह का धोखा देना चाहती है, लेकिन मैं कुछ बोला नहीं। मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि मैं इसके धोखे में आ जाने का नाटक करूँगा, और ऐसे ही मैंने किया भी। उसकी मोमबत्ती जलाने के थोड़ी ही देर बाद मैंने इस तरह से झूमना शुरू कर दिया मानो मुझ पर बेहोशी हावी होती जा रही है, जबकि हकीकत ये थी कि मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। सांस रोके हुए ही मैंने लड़खड़ाती ज़ुबान में कहा, हमारा सिर चकरा, और ये वाक़ा पूरा किए बिना ही मैं जंगल की ज़मीन पर गिर पड़ा। अब मैं ऐसा नाटक कर रहा था जैसे वाकई बेहोश हो गया हूँ। हकीकत ये थी कि मैं सांस रोके अपनी आंखों में हल्की सी झिर्री बनाए सामने ही खड़ी शीला को देख रहा था। मुझे बेहोश हुआ जानकर शीला बड़े गर्व के साथ मुस्कुराई। उसने बटुए से दूसरी मोमबत्ती निकालकर खाकी मोमबत्ती की लौ से ही जलाकर खाकी मोमबत्ती बुझा दी। अब मैं धीरे धीरे सांस लेने लगा। वह मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई, शेर सिंह अय्यार। इसके बाद उसने बहुत ज़ोर से जाफिल बजाई। जाफिल की आवाज़ रात के सन्नाटे और अंधेरे को चीरती हुई जंगल में दूर दूर तक गूंज उठी। कुछ ही देर बाद जंगल के चारों ओर से 4 घुड़सवार दौड़ते हुए मेरे चारों तरफ आ खड़े हुए। वाह दरोगा साहब, आपने तो हद कर दी, उनमें से एक घुड़सवार बोला। कमाल हो गया, शीला के मुंह से इस बार मर्दानी आवाज़ निकली। दलीप सिंह ने इसकी तारीफ़ तो इतनी की थी कि हमें ये हवा नज़र आने लगे। ये शेर सिंह शेर तो क्या गीदड़ भी नहीं निकला। इसे तो हमने बड़ी आसानी से अपने धोखे में फंसा लिया। रमणी घाटी से यहाँ तक ऐसी ऐसी बातों में फंसाकर हम इसे यहाँ तक ले आए कि गुरबचन सिंह को ये नकली समझने लगा। हम तो सोच रहे थे कि न जाने ये किस किस तरह से कब्ज़े में आएगा, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं निकला। दलीप सिंह से कहना कि हमें वह ऐसे काम सौंपा करे जो वाकई उनका कोई दूसरा अय्यार न कर सके। कहते हुए उसने अपने जिस्म से जनाने कपड़े उतार दिए। उन कपड़ों के नीचे उसने मर्दाने कपड़े पहन रखे थे। लंबे बालों की विग उतारी। मैंने उसे पहचाना तो नहीं था, लेकिन था वो मर्दी। पाठकों भले ही अल्फांसे ने उसे ना पहचानो, मगर आप उसे ज़रूर पहचानते हैं, क्योंकि वह उमदत का दारोगा मेघराज है। लेकिन दारोगा साहब, आपने इसे फंसाया कैसे? उनमें से एक घुड़सवार ने पूछा। अगर तुम्हें यही बातें बता दें तो आगे से दलीप सिंह कभी किसी काम के लिए हमें याद ना करे, दारोगा ने कहा। इस बात को छोड़ो, जब मैं दलीप सिंह से मिलूंगा खुद बता दूंगा। फिलहाल तुम इतना करो कि इसे यहाँ से उठाकर दलीप सिंह के पास ले जाओ। कहना कि मैं सुबह को उनसे मिल लूँगा। अब मैं चमनगढ़ की तरफ जा रहा हूँ। कहते हुए दारोगा ने अपना घोड़ा दरख्त की जड़ से खोला और उस पर सवार हो गया। कुछ थोड़ा सा तो बता दो दारोगा साहब कि आपने इतने बड़े अय्यार को इतनी आसानी से किस तरह फंसा लिया। ज़्यादा ही ज़िद करते हो तो इस वक्त तुम्हें केवल इतना ही बता सकता हूँ कि मैंने इसे एक ऐसी कहानी सुनाई कि ये अच्छे खासे गुरबचन सिंह को सिंह ही समझ बैठा। पहले मैंने अपनी बातों से इस पर पूरे यकीन जमाया, फिर यहाँ लाकर उस यकीन का फ़ायदा उठा लिया। इसी तरह थोड़ी देर तक दारोगा अपनी अय्यारी की गप भागता रहा और फिर बोला, अच्छा तो हम चलें? जवाब में चारों घुड़सवारों ने उसे सलाम बजा दिया। मैं आराम से ज़मीन पर लेटा हुआ उनकी एक एक हरकत देख रहा था। दारोगा ने अपना घोड़ा मोड़ा तो मेरा दिल ऐसा चाहा कि इसे वापस ना जाने दूँ और आज इसे यही मज़ा चखाऊँ। लेकिन उसी वक्त मेरे दिमाग में विचार उठा कि अगर मैं जोश में आया तो फ़िलहाल असली आदमी तक पहुँचने से महरूम हो जाऊँगा। मैं उनकी बातों से समझ चुका था कि यह सब कार्रवाई सुरेंद्र सिंह का पोता दलीप सिंह करवा रहा है। मैं उसी तक पहुँचना चाहता था, और इसी सबब से मैंने दारोगा को इसकी करनी का फल चखाने की इच्छा फिर किसी मौके के लिए त्याग दी और उसी तरह चुपचाप ज़मीन पर पड़ा रहा। दारोगा उनसे ये कहकर चला गया, राजा दलीप सिंह से हमारा सलाम बोलना। उसके जाने के बाद एक घुड़सवार दूसरे से बोला, वाकई शेर सिंह जैसे अय्यार को फंसाकर दारोगा साहब ने इनाम का काम किया है। सो तो है, दूसरा घुड़सवार बोला, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि दारोगा साहब हमारे राजा का काम क्यों करते हैं। वे दारोगा तो राजा उमादत के हैं, और उमादत से हमारे राजा दलीप सिंह की लड़ाई है। फिर ना जाने क्यों दारोगा साहब हमारे राजा के साथ। ये राजकाज की बात है, अगर हमारी समझ में आने लगे तो हम ही राजा हों। तीसरे घुड़सवार ने कहा, चलो इसे उठाओ और दलीप नगर की ओर चलो। अपना काम पूरा करने के बाद आराम से अपने घर जाकर सोएंगे। उन्होंने बेहोश जानकर मेरी गठरी बनाई और मुझे लेकर रवाना हो गए। तो इसका मतलब आपको यहीं से ले जाने वाला मेघराज था? गुरबचन सिंह बोले।
कौन मेघराज? अल्फांसे ने सवाल किया। ये राजा उमदद का साला और दरोगा है। वह एक छोटे से तिलिस्म का दरोगा भी है। मेघराज एक नंबर का धूर्त और चालाक है। यह बात वाकई सोचने लायक है कि उमदद का दरोगा होकर वह राजा दलीप सिंह के लिए काम क्यों करता है। और ये भी सोचने लायक बात है गुरुजी कि मेघराज को रमणी घाटी के रास्तों का पता कैसे लगा। गौरव सिंह ने कहा। कहीं दलीप सिंह और मेघराज मिलकर कोई नया बखेड़ा तो नहीं करना चाहते हैं। महाकाल ने भी एक सवाल खड़ा कर दिया। खैर, गुरबचन सिंह बोले, इन सब सवालों के जवाब बाद में खोजेंगे। इसके बाद उन्होंने अल्फांसे की तरफ देखकर कहा, आपके हाल में बड़ा आनंद आ रहा है, आगे कहिए क्या हुआ। 12वां बयान। वे चारों घुड़सवार मुझे लेकर सीधे दलीप सिंह के महल में पहुंचे। अल्फांसे ने आगे बताना शुरू किया। उस वक्त राजा दलीप सिंह अपने शयन कक्ष में ही थे। मैं अभी तक बेहोशी का नाटक कर रहा था। मुझे शयन कक्ष के फर्श पर डाल दिया गया। क्या यही है इस जन्म का अल्फांसे और पिछले जन्म का शेर सिंह? दलीप सिंह ने घुड़सवारों से पूछा। जी हाँ, उनमें से एक ने जवाब दिया। इसे बेहोश करके हमें सौंपकर दारोगा साहब चमनगढ़ की ओर चले गए। जाते जाते कह गए थे कि यह आदमी शेर तो शेर, गीदड़ भी नहीं निकला। कहते थे कि हकीकत में हमें कोई ऐसा काम सौंपा जाए जिसे कोई दूसरा न कर सके। दलीप सिंह मोहब्बत भरे तरीके से मुस्कुराया और बोला, हो सकता है कि कोई ऐसा इत्तेफाक लग गया हो कि यह आराम से दरोगा के हाथ लग गया हो, वरना सुनते हैं कि इस ज़माने में शेर सिंह जैसा कोई दूसरा अय्यार नहीं है। उनके बीच इसी तरह की बातें होती रहीं और मैं आराम से फर्श पर पड़ा सब कुछ सुनता रहा। अंत में दलीप सिंह ने उन्हें हुक्म दिया, इसे यहाँ होश में लाना सांप को दूध पिलाने के बराबर है। इसे तहखाने में ले जाओ और इसकी कोठरी के चारों ओर पहरा दो। जो हुक्म। कहने के साथ ही उन्होंने मुझे उठाया और चल दिए। मैं अभी तक चुप था। मैं अपने दुश्मनों के घर में आ चुका था। अब ज़्यादा देर चुप रहना किसी भी तरह मेरे काम का ना था। अब मुझे अपनी असलियत पर आना था। केवल उचित स्थान और मौके की तलाश थी, और वह मुझे तहखाने की उस सरंग में मिला जो सीधी किसी कोठरी में जाती थी। उनमें से एक घुड़सवार ने मुझे अपने कंधे पर डाल रखा था। मैंने धीरे से हाथ बढ़ाकर सबसे पहले उसके ही गले पर उभरी 2 नसों को दबा दिया। उसके गले से दर्द युक्त कराह निकली और फिर वह बुरी तरह से चीखने लगा। यही सोचकर ये सब करने के लिए मैंने ये जगह चुनी थी, क्योंकि मैं जानता था कि उस सरंग में गूंजने वाली चीख ऊपर से नहीं सुनी जा सकती। उसके चीखते ही उसके बाकी 3 साथी चौंके, मगर उस वक्त तक मैं उसके कंधे से उछलकर उनके सामने आ खड़ा हुआ था। वे तीनों मुझे जिन्न की तरह अपने सामने देखकर घबरा गए। जिसके गले की मैंने नसें दबाई थी, उसके गले में अब किसी तरह की आवाज़ न निकल रही थी, बल्कि वह कोने में बैठा रो रहा था, मानो उसे मुझ में किसी तरह की कोई दिलचस्पी ना हो और चुप बैठकर रोना ही सबसे बड़ा काम हो। मेरे सामने खड़े तीनों इंसानों ने अपनी अपनी म्यान से तलवारें खींच ली। मैं एकदम पीछे हटा और उन्हें किसी भी तरह का वार करने का मौका दिए बिना मैं कोने में बैठे उस रोते हुए आदमी की तरफ झपटा और मैंने उसकी तलवार अपने हाथ में ले ली। उसने मेरा विरोध करना चाहा, किंतु मुँह से एक शब्द भी नहीं निकला। अब हम चारों में तलवारबाजी की जंग छिड़ गई। उस जंग को व्यर्थ ही ज़्यादा लंबी ना करके मैं यहाँ कह सकता हूँ कि 5 मिनट बाद ही वे तीनों भी पहले घुड़सवार की भांति विभिन्न कोनों में बैठे हुए आराम से रो रहे थे। उनमें से किसी के भी गले से कोई आवाज़ ना निकल रही थी। दरअसल मैंने उनके गले की ऐसी 2 नसें एक खास ढंग से दबाकर बंद कर दी थी, जिनसे बोला और रोया जाता है। जब तक वे नसें साधारण अवस्था में नहीं आ जाती, तब तक इंसान बेकार है। मैंने उनमें एक को ठीक किया और उससे पूछा, सुरेंद्र सिंह महल में इस वक्त कहाँ मिलेंगे? इस सवाल का जवाब मुझे उससे आसानी से नहीं मिला। उसे कई तरह की खतरनाक यातनाएं देनी पड़ी। अपने अल्फांजो अपने अल्फाजों को कम से कम 5 बार कहना पड़ा, तब कहीं जाकर उसने बताया, इस तहखाने के ऊपर जाकर दाहिनी तरफ को एक लंबी गैलरी जाती है। उसी गैलरी में अंत का कमरा महाराजा सुरेंद्र सिंह का ही है। इस वक्त वे वहीं पर सो रहे होंगे। उसके गले की पुनः वे दोनों नसें दबाकर मैं तहखाने से बाहर आया। मैं उस कमरे के सामने पहुंच गया जिसके बारे में उसने कहा था। कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद था। एक शायद तो मैं बंद दरवाजे के पास खड़ा हुआ ये सोचता रह गया कि क्या करना चाहिए। इसके बाद मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। 2-3 बार दस्तक देने के बाद अंदर से आवाज़ आई, कौन है? मैं हूँ दादाजी, दलीप सिंह। मैंने दलीप सिंह की आवाज़ में कहा। अच्छा, खोलते हैं। अंदर से आवाज़ आई और कुछ देर बाद दरवाज़ा खुल गया। मेरी आंखों के सामने बूढ़ा सुरेंद्र सिंह खड़ा था। वही सुरेंद्र सिंह जिसने मेरी हत्या की थी। सुरेंद्र सिंह के उस ज़माने और इस ज़माने की सूरत में काफ़ी फ़र्क आ गया था। कई शायद के लिए तो वह मेरी पहचान में नहीं आया, किंतु मुझे उसके चेहरे पर अपने हत्यारे के चेहरे की झलक मिल गई। उसने भी जब अपने सामने दलीप सिंह की जगह मुझे देखा तो बोला, तुम कौन हो? उसकी आवाज़ सुनते ही जैसे मेरा खून उबल पड़ा। मैं अपने पिछले जन्म के हत्यारे की आवाज़ सुन रहा था।
इस आवाज़ को सुनकर मैं अपने होश में नहीं रहा और दरवाजे में खड़े सुरेंद्र सिंह को मैंने इतनी ज़ोर से धक्का दिया कि वह लड़खड़ाकर अंदर फर्श पर जा गिरा। मैंने फ़ौरन कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। अभी सुरेंद्र सिंह फर्श से उठने की कोशिश कर रहा था कि मैंने अपने बूट की ठोकर बहुत ज़ोर से उसके चेहरे पर मारी। उसके कंठ से एक चीख निकली और मुंह से खून बहने लगा। उसे सामने देखकर मुझ पर खून सा सवार होता जा रहा था। मैं आगे बढ़ा और उसका गिरेबान पकड़कर ऊपर उठाता हुआ बोला, पहचाना मुझे? कौन हूँ मैं? नहीं, हम तुम्हें नहीं जानते, सुरेंद्र सिंह ने कहा। हमारी समझ में नहीं आता कि तुम हमारे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हो। तुम्हारी हमसे क्या दुश्मनी है? हमने अपने जीवन में आज तुम्हें देखा भी पहली बार है। शेर सिंह तो याद होगा, मैंने दांत भींचकर उससे सवाल किया। ये नाम सुनकर सुरेंद्र सिंह चौंका और बोला, हाँ, एक ज़माने में शेर सिंह हमारे खास अय्यार हुआ करते थे। बड़े बड़े काम चुटकियों में पूरा कर देने की उनकी ताकत थी। उन्हीं के डर से कोई हमारी ओर तिरछी आंख उठाकर भी देखने की जरूरत नहीं करता था। और फिर उसी शेर सिंह को ही तूने मार डाला। अब मेरी आवाज़ खुद ब खुद ही गुर्राहट में बदलती जा रही थी। नहीं, बको मत सुरेंद्र सिंह। उसकी बात बीच में ही काट कर मैं दहाड़ उठा। मेरे सामने झूठ नहीं चलेगा। मैं खुद शेर सिंह हूँ। मेरी पत्नी फूलवती का हत्यारा भी तू ही है। गौर से देख, मैं वही शेर सिंह हूँ जिसके खून से तूने आज से 40 साल पहले अपने हाथ रंगे थे। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरे उपरोक्त शब्द सुनते ही सुरेंद्र सिंह बुरी तरह चौंक पड़ा। तुम शेर सिंह? हाँ, हम ही शेर सिंह हैं, मैं बोला। पिछले जन्म की एक एक बात हमें अच्छी तरह से याद है। हम तुझे छोड़ेंगे नहीं, लेकिन इतनी आसानी से मारेंगे भी नहीं। हम ये कभी गवारा नहीं करेंगे कि हमारा हत्यारा इतनी आसान मौत पा जाए। हम तुझे इस तरह तड़पा तड़पा कर मारेंगे कि ना केवल तू मौत को हासिल करने के लिए बेचैन उठे, बल्कि तेरे सगे संबंधी तेरी मौत चाहने लगे। इतनी आसानी से मैं तुझे नहीं मारूंगा। तेरे पास इस तरह धीरे धीरे मौत आएगी कि तू खुद मौत से लिपट जाने के लिए बेचैन हो उठेगा। मैं तुझे यहाँ से ले भी नहीं जाऊँगा। तू यहीं रहेगा, अपने राज्य में। मैं यहाँ रोज़ आया करूँगा तुझसे अपना बदला लेने। मैं तुझे एक नहीं, अनेक मौतें दूंगा, रोज़ाना एक मौत। हमारी समझ में नहीं आ रहा है शेर सिंह कि तुम क्या कह रहे हो। सुरेंद्र सिंह भयभीत हो उठे थे। मेरे कहने का मतलब अभी तेरी समझ में नहीं आएगा, मैंने कहा। 2-1 दिन में सब कुछ समझ में आने लगेगा। इस वक्त तू केवल इतना ही समझ ले कि मैं तुझे मारूंगा नहीं, बल्कि जब तक तू खुद नहीं मर जाएगा तब तक मारता ही रहूँगा और तुझसे बदला लेता रहूँगा। ये कहते हुए मैंने सुरेंद्र सिंह के सिरहाने रखी कटार उठाई और सुरेंद्र सिंह की ओर बढ़ा। नहीं नहीं नहीं, सुरेंद्र सिंह सहम कर पीछे हटते हुए बोला, मुझे मत मारो, मैं तुम्हारे पिता के समान हूँ। उसकी यह मरियल आवाज़ सुनकर खुद ब खुद ही मेरे होंठ मुस्कुरा उठे। उसकी तरफ बढ़ता हुआ मैं बोला, चिंता मत कर, तुझे मैं जान से नहीं मारूंगा। मेरे इस कमरे से बाहर जाने के बाद भी तो जिंदा ही होगा। आज तू मरेगा बिल्कुल नहीं, बल्कि आज से तेरी मौत की शुरुआत होगी। सारी दुनिया शेर सिंह के इस भयानक प्रतिशोध को देखेगी। फिर कोई जालिम राजा अपने शेर सिंह जैसे अय्यार भाई और उसकी पत्नी की हत्या नहीं करेगा। लेकिन तुम, बाकी बातों का जवाब कल आने पर दूंगा। उसकी बात बीच में ही काटकर मैंने कहा और अपने हाथ में दबी कटार उसकी नाक की जड़ पर रखकर जोर से खींच दी। उसके मुंह से एक चीख निकली और नाक उसके चेहरे से अलग होकर फर्श पर गिर गई। थोड़ी देर तक फर्श पर नाक फुदकती रही, इसके बाद शांत हो गई। सुरेंद्र सिंह का चेहरा खून से लथपथ हो चुका था। वह असहनीय दर्द से तड़प रहा था। उसकी हर चीख मेरे दिल को अजीब सी शांति पहुंचा रही थी। उसकी नाक को उठाकर मैंने अपनी जेब में डाल लिया। इससे पहले कि उसकी चीखें किसी और को जगा सके, मैंने उसके मुंह में बहुत से कपड़े ठूस दिए। फिर वहां बैठकर आराम से खत लिखा और ख़त को वहीं छोड़कर अल्फांसे का बयान बीच में ही कट गया। लेकिन जब आपके पास कलम दवात नहीं थी तो आपने खत सुरेंद्र सिंह के कमरे में उसकी ही कलम दवात और कागज़ का प्रयोग किया था। अल्फांसे ने गुरबचन सिंह की बात काट कर कहा। खत को वहीं छोड़ा, कमरे से बाहर आया। आती बार सुरेंद्र सिंह की वह कटी हुई नाक मैं राजा दलीप सिंह के कमरे में डाल आया। हालांकि मेरे पास इतना वक्त था कि मैं वहाँ बहुत बड़ा बखेड़ा खड़ा कर सकता था, किंतु कुछ न करके मैं सीधा यहाँ के लिए रवाना हो गया। दलीप नगर से यहाँ तक क्योंकि मुझे पैदल आना पड़ा। इसी सबब से यहाँ पहुँचते पहुँचते देर हो गई। उस खत में आप क्या लिख कर आए? गुरबचन सिंह ने पूछा। अभी अल्फांसे ने बताने के लिए अपना मुंह खोला ही था कि गौरव सिंह बोल पड़ा था। लो, गणेश दत्त चले आ रहे हैं। सबने उस तरफ देखा। वाकई अय्यार गणेश दत्त बहुत तेज़ तेज़ कदमों से उनकी तरफ आ रहा था। पाठक, इस अय्यार से आप पहले भी मिल चुके हैं, इसलिए यहाँ इसका ज़्यादा परिचय देने की ज़रूरत नहीं है। उसके आने के ढंग से ही पता लग रहा है कि वह कोई बहुत ही ज़रूरी खबर ला रहा है। पास आकर उसने सबको सलाम बजाया और बोला, एक बहुत ही ख़ास खबर लाया हूँ। क्या खबर है?
गुरबचन सिंह ने पूछा। अभी अभी उमादत्त के कुछ चैयार राजनगर से लौटे हैं, उनके साथ कुछ कैदी भी हैं, गणेश दत्त ने कहा। उनमें से एक कैदी का नाम विकास है और कैदियों में एक बंदर भी है। वंदना को भी उन्होंने कैद कर रखा है। विकास? अल्फान से चींक उठा। क्या वह भी यहाँ आ चुका है? तुम्हें यह खबर कहाँ से मिली? गौरव सिंह ने कहा। जल्दी से सारा हाल मुख्तसर में कहो। चलिए दोस्तों, देवकांता संतति के 5वें भाग को हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इसके 6वें भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।